नमस्कार। मुख्यमंत्री अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 7 स्टार्ट करेंगे, लेकिन लेक्चर 7 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर 6 में हमने क्या पढ़ा था यह हम डिस्कस कर लें थोड़ी देर के लिए, जिससे कि लेक्चर 7 को पढ़ने में आसानी हो जाए। हमने पिछले टर्म पे पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फार्मूलेशन हमने डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W पढ़ा था, और इस फार्मूले को हमने तमाम तरह के प्रोसेसेस के लिए अप्लाई किया था, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस, जैसे साइक्लिक प्रोसेस, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस। तमाम तरह के जो प्रोसेस हम लोगों ने स्टार्टिंग में थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था, उन सारे प्रोसेस के लिए हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई किया था और ये देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एडियाबेटिक के लिए, साइक्लिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए, आइसोकोरिक के लिए, आइसोबेरिक के लिए, इन सब जो प्रोसेस हैं इनके लिए क्या स्वरूप लेता है, जो कि IIT, JEE और नीट में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और भी कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, और यहाँ पर मैंने कहा था कि यह कोई, अगर हम माने कि एक सिस्टम है तो सिस्टम अगर वर्क डन करता है तो W की वैल्यू निगेटिव, अगर ये हीट एब्जॉर्ब करता है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव, अगर ये हीट लिबरेट करता है तो Q की वैल्यू निगेटिव, और अगर इस पर वर्क होता है सिस्टम पर तो W की वैल्यू पॉजिटिव। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज बारी है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो आप हेडिंग डाल दीजिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, SECOND, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय नियम क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लॉ में कोई न कोई कमी थी, कोई न कोई खामियां थी, कोई न कोई लिमिटेशन था, जिससे सेकेंड लॉ की आवश्यकता पड़ी। आपको मैं याद दिला दूं कि फर्स्ट लॉ के मैंने 3 स्टेटमेंट बताए थे, और उसमें कहा था कि एक स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। अंग्रेजी का बच्चा कहेगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में इसको बदला जा सकता है ऊर्जा को। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, एनर्जी कंजर्वेशन को फर्स्ट लॉ ने बताया था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि क्या यह डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को बताया था। इन्होंने तो ये कहा था कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, लेकिन संरक्षित रहेगी, लेकिन ऊर्जा, हीट, ऊष्मा किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ने कोई भी डिस्कशन नहीं किया। इसको बताने वाला सेकेंड लॉ था, और सेकेंड लॉ ने इसको एंट्रोपी क्राइटेरिया के टर्म में बताया है, और इसीलिए सेकेंड लॉ का महत्व फर्स्ट लॉ से थोड़ा सा बढ़ता है कि डायरेक्शन को नहीं बता पाया फर्स्ट लॉ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को, उसको बताने वाला सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इसलिए अगर हम कहें कि व्हाट इज द नीड ऑफ द फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आप छोटी सी हेडिंग डाल दीजिए नीड ऑफ, एक छोटी सी हेडिंग इसी में डालिए फर्स्ट पॉइंट, और डालिए नीड ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए भाई, आवश्यकता इसलिए पड़ी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और यह इसका जो आंसर है कि कहाँ से मिलेगा डायरेक्शन, वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा दिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर लिख लीजिए जिससे कि याद रहे, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, the first law of thermodynamics, does not tell anything about the direction of flow of heat, about the direction of flow of heat। जो हीट है उसके फ्लो का क्या डायरेक्शन होगा, ये फर्स्ट लॉ नहीं बता पाया। अंडरलाइन कर लीजिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो ये फर्स्ट लॉ की कमी थी बहुत बड़ी, और इसका आंसर देने के लिए सेकेंड लॉ तैयार हुआ। बोला कि मैं बताऊंगा, लेकिन वो डायरेक्शन इन द टर्म ऑफ एंट्रोपी बताया। तो द आंसर ऑफ एबव प्रॉब्लम
इज प्रोवाइडेड बाय द सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ द एंट्रोपी क्राइटेरिया। तो आप यहीं लिख सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं कि द आंसर ऑफ above problem, the answer of above problem is provided by the second law of thermodynamics, is provided by the second law of thermodynamics, is provided by the second law of thermodynamics, second law of thermodynamics, second law of thermodynamics. The statement of the law is developed, the statement of the law, इसी के आगे लिखिए the statement of the law, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ द सेकेंड लॉ, the statement of the second law is developed in terms of entropy criteria, entropy को डबल इन्वर्ट कामा में एंट्रोपी क्राइटेरिया, और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इसका मतलब कि फर्स्ट लॉ कई कमियां हैं, लेकिन आपको ये सबसे महत्वपूर्ण कमी है। बहुत थ्योरेटिकल आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि सेकेंड लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो फर्स्ट लॉ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को नहीं बता पाया, जिसके कारण सेकेंड लॉ आया। सेकेंड लॉ ने कहा कि मैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को बता दूंगा, लेकिन किसकी मदद लेते हुए? एंट्रोपी की मदद लेते हुए। तो इसका मतलब अगर हम सेकेंड पॉइंट लिखें तो सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट नोट करिए। सेकेंड लॉ ऐसे लिखिए हमारी तरह, जैसे मैं लिख रहा हूं, यहां पर लिखिए सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया था, यहां पर लिखिए सेकेंड लॉ और ऐसे एरो बना लीजिए। सेकेंड लॉ यहां पर लिखिए टेल्स, सेकेंड लॉ टेल्स अस concept of entropy, second law tells us concept of entropy, and entropy and relation of entropy with spontaneity criteria, spontaneity CRITERIA। तो देखिए भाई, सेकेंड लॉ ये बताता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी क्या है, और इसके बाद ये बताएगा कि एंट्रोपी को लेते हुए कैसे आप बताएंगे। इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी हाउ विल यू फाइंड आउट that given process is spontaneous or non spontaneous, कैसे आप बताएंगे। तो ये सेकेंड लॉ आपको बताता है स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ द एंट्रोपी। और भाई बार बार मैं एंट्रोपी की बात कर रहा हूं, तो तीसरे पॉइंट में आप हेडिंग डाल दीजिए, थर्ड पॉइंट में आप हेडिंग डाल दीजिए एंट्रोपी। क्या है एंट्रोपी? जैसा कि आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ के आए होंगे, रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम का रैंडमनेस, वो सिस्टम जितना ज़्यादा एट रैंडम होगा, जितना ज़्यादा अव्यवस्थित होगा, उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे मैं हूँ, हमारे जो बाल हैं, हालांकि मेरे कोई बाल हैं नहीं, लेकिन जो बाल मेरे हैं, जो भी बचे हुए हैं, अगर मैं इस बाल को खूब व्यवस्थित करके तेज हवा में निकलूँगा, तो जब मैंने बाल को व्यवस्थित किया था, झाड़ा था, तो मेरे बालों की एंट्रोपी 0 थी, क्योंकि उनका रैंडमनेस 0 था। लेकिन जब आप तेज हवा में निकलेंगे, जब मैं तेज हवा में निकलूंगा, तो हमारे बाल अव्यवस्थित हो जाएंगे, उनका रैंडमनेस बढ़ जाएगा।
उनकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो जो भी सिस्टम जितना ज़्यादा अव्यवस्थित होगा, एट रैंडम होगा, उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लासरूम में अगर टीचर उपस्थित है तो बच्चों की बात करने की एंट्रोपी शून्य होती है, लेकिन जैसे शिक्षक कमरे से बाहर टीचर जाता है वैसे बच्चों की बात करने की एंट्रोपी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो फ्री हो जाते हैं। तो इस तरीके से रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम आप लिख सकते हैं, रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम, रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम इज नोन एज, रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। किसी भी सिस्टम की जो रैंडमनेस है, और रैंडमनेस पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, किसी भी सिस्टम की जो रैंडमनेस है वो उसकी एंट्रोपी कहलाती है। और चौथे नंबर पे देखिए भाई, चौथे नंबर पे मैंने आपको बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था थर्मोडायनेमिक्स, तो मैंने कहा था कि यूनिवर्स में दो चीज़ें हैं, एक तो सिस्टम है, और सिस्टम, ये मान लीजिए ये सिस्टम है, इसके आसपास का जो एरिया है वो क्या है? सराउंडिंग है। क्या है? सराउंडिंग, SU सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दिया जाए तो यही क्या कहलाता है? यूनिवर्स ना। किसी सिस्टम को और सराउंडिंग को कलेक्टिवली एक टर्म दिया जाता है, सामूहिक रूप से एक शब्द दिया जाता है, उसका नाम है यूनिवर्स, उसका नाम है ब्रह्मांड। इसका मतलब कि अगर सिस्टम, इसको हम माने ये सिस्टम है, इसके आसपास का एरिया ये सराउंडिंग है, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा? यूनिवर्स। तो ये बताइए कि अगर सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करे, सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज करे, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी भी तो इंक्रीज करेगी ना। तो इसका मतलब अगर हम टोटल एंट्रोपी निकालना चाहें तो सिस्टम की एंट्रोपी निकालें, सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालें, दोनों को ऐड कर दें। तो इसका मतलब यह हुआ नेक्स्ट पॉइंट में, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी टोटल इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिएगा। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। और नेक्स्ट पॉइंट पांचवें नंबर पे अगर देखिए सेकेंड लॉ इन्वॉल्व हो रहा है एंट्रोपी को लेकर के, किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ रही है, सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ रही है, तो टोटल एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। लेकिन अगर कोई भी प्रोसेस नेचुरल है, नेचुरल का मतलब अगर पानी पहाड़ पर से छोड़ा जाए तो वह आसमान में तो जाएगा नहीं, नेचुरल है कि वो नीचे गिरेगा, लेकिन विदाउट एनी फोर्स वो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। पहाड़ पर है, पहाड़ पर से ऊंचाई से नीचे अपने आप चला आएगा विदाउट एनी फोर्स। लेकिन अगर नीचे से आपको ऊपर ले जाना है तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के आप पानी को ऊपर नहीं ले जा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता जब तक कि उन पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स या बल न लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स या बल न लगाया जाए। नेचुरल प्रोसेस जो है वो भी स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो यूनिडायरेक्शन इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब उनको रिवर्स नहीं किया जा सकता। पत्ता पेड़ से गिर गया तो ऐसा नहीं है कि आप उठा के फिर चिपका देंगे। क्यों भाई? फेविक्विक से नहीं चिपकाना है, अपने आप अगर गिर गया है तो उसको फिर उसी तरीके से आप अटैच नहीं कर सकते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, और दूसरी विशेषता यह है कि वो इरिवर्सिबल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अच्छा ये बताइए, पेड़ में टहनियों में उसके पत्ते व्यवस्थित रहते हैं, सेटल रहते हैं, लेकिन जब वो गिरते हैं नीचे तो बिल्कुल एट रैंडम हो जाते हैं, उनकी व्यवस्था खराब हो जाती है, व्यवस्थित हो जाते हैं। इसका मतलब कि जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और इरिवर्सिबल होने का मतलब उनकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। तो अगर हम लिखना चाहें कि डेल्टा एस सिस्टम फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस अगर हैं तो सब इरिवर्सिबल होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। इन्हीं प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल प्रोसेस, NATURAL, नेचुरल प्रोसेस, PROCESS। तो डेल्टा एस टोटल
डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर दैन 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि डेल्टा एस टोटल किसके लिए ज़्यादा होता है। तो डेल्टा एस टोटल फॉर द नेचुरल प्रोसेस, फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग दोनों हैं। सिस्टम और सराउंडिंग को जब हम ऐड करते हैं तो वही यूनिवर्स कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार इंक्रीज करेगी। तो पॉइंट नंबर 6 डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स, पॉइंट नंबर 6 डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब क्या हुआ और यही सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट भी है कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करती है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ। तो आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं आप, चाहे नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, 6 पॉइंट के बाद 7 पॉइंट, यही है स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। यहाँ पर एक छोटी सी डालिए, स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, यही स्टेटमेंट है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार इंक्रीज करती है। स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स लिख लीजिए कि एंट्रोपी ENTROPY, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा बढ़ती है भाई। यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। और अब आप हेडिंग डाल दीजिए, थोड़ा सा हम लोग परिचित हो जाएं एंट्रोपी के बारे में। कभी कभी कंपटीशन में एंट्रोपी के बारे में पूछा गया है कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है कि एंट्रोपी सॉलिड लिक्विड गैस में किसकी बढ़ेगी, एंट्रोपी की यूनिट क्या है, एंट्रोपी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब आप हेडिंग डाल दीजिए एंट्रोपी, हेडिंग डाल दीजिए एंट्रोपी या कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। हेडिंग डालिए एंट्रोपी, ENTROPY, एंट्रोपी। एंट्रोपी को लिखा जाता है S से, तो इसका पहला पॉइंट है। और सबसे पहले इसकी डिफिनीशन ही लिख लिया जाए कि रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम इज नोन एज द एंट्रोपी। रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम, रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम, randomness of a system is known as entropy. Randomness of a system is known as entropy. सेकेंड नंबर पे randomness of a system is known as entropy. दूसरे नंबर पे मैंने आपके साथ एक दिन डिस्कशन किया था इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने ये बताया था कि जो प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड ना करें वो इंटेंसिव हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और जो प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड करें उनको हम एक्सटेंसिव कहते हैं। तो हमारी जो एंट्रोपी है वो मास पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब कि एंट्रोपी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कई बार नीट और जेईई पूछा गया, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब मास इंडिपेंडेंट, मतलब जो मास पर डिपेंड करे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, PROPERTY। एंट्रोपी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब मास डिपेंडेंट, जो मास पर निर्भर करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो मास पर निर्भर ना करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और तीसरे नंबर पे
यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और फिर थर्ड नंबर पे देखिए, मैंने एक दिन आपको बताया था स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। जो फंक्शन इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करें उनको हम पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन कहते हैं, और जो भी फंक्शन पाथ पर निर्भर करे, मतलब किस किस पाथ से उसका चेंज कराया गया है, चेंज कराने पर पाथ चेंज करने पर उनकी वैल्यू चेंज हो जाए, जो पाथ पर निर्भर करें उसको हम पाथ फंक्शन कहते हैं। लेकिन एंट्रोपी यहाँ पर जो कि कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, कई बार आया है एग्जाम में, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, इसका मतलब कि अगर हम चेंज इन एंट्रोपी निकालें तो ये फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पर निर्भर करता है। इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट, एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट, एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट लिख लीजिएगा। डेल्टा एस इज इक्वल टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। फॉर द साइक्लिक प्रोसेस, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट, एंट्रोपी चेंज इज जीरो फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज, नेक्स्ट पॉइंट, एंट्रोपी चेंज, ENTROPY, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं भाई? ऐसे प्रोसेस जो डिफरेंट स्टेट से, पोजीशन से होते हुए अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएं, उनको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। एंट्रोपी चेंज फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो, इज जीरो। कई बार पूछा गया भाई, कई बार कंपटीशन में पूछा गया, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस CYCLIC, डेल्टा एस साइक्लिक इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस साइक्लिक, डेल्टा एस साइक्लिक इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस साइक्लिक इज इक्वल टू जीरो। साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज जीरो होता है। अब मैं इरेज कर देता हूं फर्स्ट पॉइंट को जगह बनाने के लिए, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी को ऐड कर दिया जाए, अभी आपने पढ़ा है कि अगर सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी को ऐड कर दिया जाए तो वो टोटल एंट्रोपी कहलाती है, और वही यूनिवर्स की एंट्रोपी भी कहलाती है। तो इसका मतलब कि यस टोटल इज इक्वल टू यस यूनिवर्स। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अब ध्यान दीजिएगा कि फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में फिफ्थ पॉइंट, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए रिवर्सिबल, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जो रिवर्सिबल हैं, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, उनके लिए डेल्टा एस यूनिवर्स, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या होगा? सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बार बार मैं कह रहा हूं, कई बार एग्जाम में आया है, IIT JEE और नीट के एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस यूनिवर्स कितना होगा या डेल्टा एस टोटल कितना होगा। तो टिक किस पर करेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस जो नॉन नेचुरल है वो क्या हो गए? जीरो। लेकिन अगर इसी के आगे लिखा जाए कि फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, IEERSIBLE, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस, NATURAL, नेचुरल प्रोसेस, डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमेशा जीरो से बड़ा होगा, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ेगा, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, INCREASING, लगातार एंट्रोपी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस को देखें
तो रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। नेक्स्ट पॉइंट में चूंकि फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस यूनिवर्स, डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 हो गया तो सिस्टम, तो डेल्टा एस सिस्टम, ये इधर जाएगा ट्रांसफर होके तो माइनस में, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग, SORROUNDING, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो ध्यान रखिएगा भाई, जो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं उनके लिए डेल्टा एस यूनिवर्स 0 होता है, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, जो नेचुरल प्रोसेस हैं, उनमें उनकी एंट्रोपी, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, जो नेचुरल प्रोसेस हैं, वो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करते रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड लॉ का जो मैथमेटिकल फार्मूलेशन है, जैसे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फार्मूलेशन डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और आपने सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट थ्योरेटिकल देखा था, वो ये कहा कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहा जाए सेकेंड लॉ का, तो ये है कि नेक्स्ट पॉइंट, जो भी पॉइंट हो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ का जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। जब आप कार्नाट साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें इसका डेरिवेशन है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्यू का मतलब जो हीट एब्जॉर्ब की गई है वो रिवर्सिबल प्रोसेस वाली है, REVERSIBLE, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस। और यही गलती बच्चा करता है, कभी कभी 4 ऑप्शन में वो इरिवर्सिबल दिया रहता है, वो ध्यान नहीं देता। कुछ किताब वालों ने इसको इतना लिख दिया है, कंफ्यूज किया, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो क्यू है वो क्यू रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो हीट एब्जॉर्ब किया गया है वही हीट एब्जॉर्ब है। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। इसको कई बार हम आपसे डिस्कस करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब जो कि एग्जाम में एक बार नहीं हजारों बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि एंट्रोपी की यूनिट क्या है, व्हाट इज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिट। तो यहाँ देखिए एंट्रोपी की यूनिट, ये देखिए जूल, हीट है ना, जूल, और ये क्या है, केल्विन। तो ये क्या हुआ, जूल अपान क्या, केल्विन, KELVIN। तो अगर हम इसको ऊपर ले चलें, जूल को ऐसे रखें, केल्विन को ऐसे रखें, अगर हम 1 मोल गैस ले लें, उसकी एंट्रोपी देखें तो यहाँ पे पर मोल हो जाएगा, तो JK -1 मोल -1 किसकी यूनिट है भाई, ये डेल्टा एस या एंट्रोपी की यूनिट है, JK -1 मोल -1। ये नीट के लिए तो रामबाण है, नीट के लिए तो रामबाण प्रश्न आ ही जाता है, JK -1 मोल -1। मोल क्यों लगाया हमने, कभी कभी JK -1 दिया रहेगा तो आप गलत मत समझिएगा कि वो गलत है, वहाँ मोल नहीं लिया है, हमने लिया कि 1 मोल गैस लिया, हमने 1 मोल कोई मटेरियल लिया, उसकी एंट्रोपी हम उसकी अव्यवस्थित करके देख रहे हैं, तो JK -1 मोल -1। अगर JK -1 है तब भी सही है। ये देखिए जूल और केल्विन, तो जूल ऐसे है, केल्विन ऊपर गया तो K -1। इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया कि एंट्रोपी क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया सेकेंड लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम लोगों ने डिस्कस किया कि सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी को जोड़ा जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, हम लोगों ने ये बात पता लगाई, हम लोगों ने डिस्कस किया कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती है और यूनिवर्स में जो इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं, जो नेचुरल प्रोसेस हैं, वो 100% अपनी एंट्रोपी को इंक्रीज करने का प्रयास करते हैं और इंक्रीज करते हैं।
और जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, इसका मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये दो बातें आपको याद रखना है फाइनली। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। फाइनली हम लोगों को ये बात याद रखना है, एक बॉक्स बनाएंगे, उसी बॉक्स में लिखेंगे। तो हमको ये बात याद रखनी है, बड़ा सा बॉक्स पॉइंट वाइज ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, छोटा छोटा लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम जब जाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एंट्रोपी डेल्टा एस यूनिवर्स क्या इज इक्वल टू 0, किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ओके, सेकेंड पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा? डेल्टा एस यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, किसके लिए? इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस या इसी को क्या कहा जाता है भाई? इसी को कहा जाता है नेचुरल प्रोसेस। क्या कहा जाता है? नेचुरल प्रोसेस, NATURAL, नेचुरल प्रोसेस। या इसी को क्या कहा जाता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तीसरे नंबर पे बताइए फार्मूला क्या होता है? डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट, डेल्टा एस बराबर फार्मूला हम लोगों को क्या मिला? Q रिवर्सिबल अपान T मिला। नेक्स्ट पॉइंट क्या मिला? डेल्टा एस की यूनिट ऑफ डेल्टा एस या एस इज इक्वल टू JK -1 या मोल -1 भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इतने पॉइंट हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इंक्रीज करेगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लगातार इंक्रीज करेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। और अब आप हेडिंग डाल दीजिए एंट्रोपी चेंज इन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हेडिंग डालिए एंट्रोपी चेंज इन वेरियस, हेडिंग डालिए एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज इन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, PROCESSES। एंट्रोपी चेंज इन वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तमाम तरह के हम लोगों ने पढ़े हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, इनके लिए एंट्रोपी चेंज का कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल भी आए हैं और कभी कभी तो डायरेक्ट पूछा है कि आइसोथर्मल के लिए एंट्रोपी चेंज का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले नंबर पे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। पहले नंबर पे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हुआ आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये बताइए, आइसो माने सेम, थर्मल माने टेम्परेचर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी भाई? 0 होगी। ओके, इसके लिए एंट्रोपी चेंज हम लोगों को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर कंबाइन किया जाए तो हमारे पास एक फ्रॉम द फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ हमारे पास क्या है भाई? TdS, एक फार्मूला इसको याद कर ले, du उसी से डिराइव होता है, PW, TdS बराबर du प्लस PdV। TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV। तो भाई ध्यान दीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस है, TdS इज इक्वल टू, इसको याद कर लीजिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मिला के। कैसे? देखिए, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है, या Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस W होता है, यही होता है ना। और हमारे पास फार्मूला क्या होता है? डेल्टा S इज इक्वल टू Q अपान 2, सेकेंड लॉ कहता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? TdS
तो यहाँ से TDS हमने यहाँ रख दिया और डेल्टा यू को ऐसे रहने दिया। वर्क डन बाय द सिस्टम, ये माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। तो TDS इज इक्वल टू DU और ये माइनस माइनस प्लस W की जगह क्या लिख सकते हैं, PdV लिख सकते हैं ना। तो TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। बस आपको इतना रखना है कि इट इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, TDS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। अच्छा ये बताइए हम क्या जानते हैं, हमारे पास एक फार्मूला मैंने बहुत अच्छा आपको बताया था। मैंने कहा था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम V। तो अगर हम डेल यू निकालने की कोशिश करें, यहाँ से डेल यू निकालने की कोशिश करें, तो CV का मल्टीप्लिकेशन किससे करें, CV इंटू क्या, DT। ये बताइए यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0। तो अगर हम इसी CV इंटू डेल्टा टी कर दें, चेंज इन टेम्परेचर को क्या कर दें, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 0। तो इसका मतलब कि अगर जो डेल है उसको डेल्टा यू लिख भी सकते हैं, तो डेल्टा यू इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो क्या ये बताइए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो TDS इज इक्वल टू 0 प्लस PdV, यही है ना। तो हमारे पास आया DS इज इक्वल टू, इस T को P के नीचे ले सकते हैं, P अपान T और dV, यही है ना। PV बराबर nRT, PV बराबर क्या हुआ, nRT। तो P इज इक्वल टू क्या हुआ, nRT अपान क्या, V, यही हुआ ना। तो हमारे पास आया फार्मूला DS इज इक्वल टू P अपान T, यही है ना। P के स्थान पर हम क्या रख दें, P के स्थान पर रख दें nRT अपान क्या, T, nRT। P की जगह पर हमने लिखा nRT, तो हमने लिखा nRT अपान क्या, T, और dV के नीचे क्या लिखा, V ना। तो इससे क्या हुआ, कैंसिल। तो DS इज इक्वल टू क्या आया, DS इज इक्वल टू nR और dV अपान V, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर दें, ये इस तरीके से। इसको हम ले गए S1 से S2 तक, यहाँ वॉल्यूम V1 से V2 तक। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर कहीं पर dx हो और यहाँ पर x1 और ये x2, तो जो हमारे बायो के बच्चे हैं वो जान लें, x होगा इसका इंटीग्रेशन लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी कि ऊपर जो अपर लिमिट है उसको पहले x2 और फिर जो लोअर लिमिट है उसको x1। फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा, मान लीजिए हमने DS लिखा, यहाँ पर S1, यहाँ पर क्या S2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, S और लोअर लिमिट क्या, S1, अपर लिमिट क्या, S2। तो ये क्या हुआ, S2 माइनस S1, और S2 माइनस S1 को क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा S। तो ये बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डेल्टा S इज इक्वल टू, और एक फार्मूला मैंने बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x dx इज इक्वल टू होता है ln x, और यहाँ पर लोअर लिमिट अगर हम रखें x1, अपर लिमिट रखें x2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ln x2 बाई x1, x2 बाई x1। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप कर सकते हैं क्या, nr, फिर क्या ln v लोअर लिमिट v1, अपर लिमिट क्या, v2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, इज इक्वल टू nr ln v1 v2 अपान v1। तो डेल्टा S इज इक्वल टू nr ln v2 अपान v1, इसको स्क्वायर ब्रैकेट करिएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक दिन एक चीज़ बताई थी कि अगर ln को LOG में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ln इज इक्वल टू LOG और 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बेस E होता है ln, LOG बेस 10 होता है। तो डेल्टा S, ये S है, डेल्टा S एंट्रोपी का चेंज, डेल्टा S इज इक्वल टू nr ln v2 बाई v1। तो ये बताइए अगर हम ln को LOG में चेंज कर दें तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 2.303 nr LOG log v2 अपान क्या v1।
तो डेल्टा एस, यही है डेल्टा एस। तो हमारे पास दो फार्मूले आए, आर करके लिख सकते हैं, आर डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन आर log V2 बाई V1। तो एंट्रोपी का चेंज डेल्टा एस एंट्रोपी का चेंज डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर ln V2 बाई V1, या अगर हम ln को कन्वर्ट करें LOG में तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं फिर से, आप लिख करके स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर ln V2 अब बाई V1, आर करके 2.303 एन आर log V2 बाई V1 हो सकता है, बोलिए भाई। और इसी को अगर कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, जहां पर V है उसको चेंज कर दे, क्यों, क्योंकि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, P1 V1 बराबर P2 V2। तो अगर देखिए यहाँ से अगर कोई बच्चा यहाँ से V2 अपान V1 निकालना चाहे, V2 अपान V1 निकालना चाहे, यहाँ से देखिए V2 के नीचे V1 को ले जाए तो ये क्या आएगा, P1 अपान P2, P1 अपान P2। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन आर log, जहां पर V2 है इसको क्या करते हैं P1 और यहां पर क्या करते हैं P2। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन आर log P1 अपान P2। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर log P1 अपान P2। तो ध्यान दीजिए भाई, इस तरीके से एंट्रोपी का चेंज हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, किसके लिए, तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिएगा। और ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कभी भी किसी भी कंपटीशन में आप पूछा जा सकता है। तो ये बताइए कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन आर log P1 अपान P2 log V2 अपान V1, कहीं टेम्परेचर दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए एंट्रोपी चेंज ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। तो यही नोट करके लिख लिया जाए, यहीं पर नोट करके लिख लिया जाए कि नोट करके लिखिए चेंज इन एंट्रोपी, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी does not depend, change in entropy does not depend upon the operating temperature, upon the operating temperature, upon the operating temperature, change in entropy does not depend upon the operating temperature, किसके लिए, फॉर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और अब नेक्स्ट प्रोसेस है एंट्रोपी चेंज, इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे, वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो हेडिंग डाल दीजिए एडियाबेटिक प्रोसेस, हेडिंग डालिए एडियाबेटिक प्रोसेस। नेक्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। भाई मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब Q इज इक्वल टू 0 ना, Q इज इक्वल टू 0। और हम जानते क्या हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं सेकेंड लॉ से डेल्टा एस इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपान T। तो ये बताइए Q की वैल्यू कितना है, 0। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 अपान T, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 किसके लिए, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ये नीट में कई बार पूछा गया, कई बार जेई में पूछा गया, अदर एग्जाम जो होते हैं केमिस्ट्री के उनमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। और अब हेडिंग डाल दीजिए आइसोबेरिक प्रोसेस, हेडिंग डाल दीजिए। दो प्रोसेस और बचे हुए हैं, एक आइसोकोरिक और दूसरे नंबर पे आइसोबेरिक। तो हेडिंग डाल दीजिए आइसोबेरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा प्रोसेस। तो हेडिंग डाल दीजिए तीसरे नंबर पे आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस।
आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक दिन मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि सिंस वी नो दैट, सिंस मुझे याद है कि पॉइंट वाइज फार्मूला मैं बता रहा था, तो मैंने बताया था कि हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू Cp dt, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर एट इज इक्वल टू Cp dt, इसके n मोल ले सकते हैं आप, तो dQp इज इक्वल टू nCp dt, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अच्छा ये बताइए, हमारे पास सेकेंड लॉ से जो मैथमेटिकल फार्मूलेशन है वो क्या है? वी नो दैट डेल्टा S या ds इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपान क्या T, यही होता ना, डेल्टा S इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपान T। तो यहाँ पर हम जो डेल्टा लिए हैं, चूंकि यहाँ d लिए हैं तो यहाँ भी हम d ले सकते हैं, तो ds इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपान T। तो ये बताइए, यहाँ पर क्यू रिवर्सिबल अगर हम d क्यू रिवर्सिबल निकालना चाहें तो t का मल्टीप्लिकेशन किससे? ds से, तो t ds, इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू हम रख दें इसमें, तो क्या आएगा? फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए, इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। इक्वेशन 2 से वैल्यू dq की उठा के हम यहाँ रखेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आई T ds इज इक्वल टू nCp dt, यही आई ना, nCp dt। तो ds बराबर बताइए, इस t को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं nCp dt अपान t। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें S1 से S2 तक, ds यहाँ nCp और ये क्या dt अपान t, और यहाँ टेम्परेचर क्या T1, यहाँ टेम्परेचर क्या T2, लोअर लिमिट T1 अपर लिमिट T2। और मैंने आपको बताया, अभी फिर बता देता हूँ कि अगर dx है, लोअर लिमिट x1 है, अपर लिमिट x2 है, तो इसकी वैल्यू होगी x, और यहाँ पर ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, तो x2 अपर लिमिट माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x। इसी तरीके से अगर कोई है ds यहाँ पर S1 तो S2, इसको फाइनली हम लोग डेल्टा S लिख सकते हैं ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी S2 माइनस S1 इज इक्वल टू nCp, और ये वैल्यू देखिए, फार्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर 1 अपान x dx है तो इसकी वैल्यू ln x, अगर कहीं पर 1 अपान t dt है तो इसकी वैल्यू ln t, अगर कहीं पर 1 अपान q dt है तो बोलो भाई dq है, तो इसकी वैल्यू ln q। और अगर लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2, लोअर लिमिट T1 अपर लिमिट T2, तो इसको हम क्या लिखेंगे ln x2 बाई x1, इसको क्या लिखेंगे ln T2 बाई T1, इसको क्या लिखेंगे, अगर Q1 है यहाँ Q2 है तो क्या लिखेंगे ln Q2 बाई Q1। तो इसी तरीके से इसको क्या लिखेंगे ln T आएगा, ln T आएगा। अगर 1 अपान T है भाई, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख लें तो कोई बुराई है क्या? ऐसे लिख लिया हमने, इस चीज़ को ऐसे लिख लिया भाई, क्यों? क्योंकि T 1 अपान T का मल्टीप्लिकेशन dt करेंगे तो dt ऊपर रह जाएगा। तो देखिए ये क्या हुआ ln T, ओके। यहाँ लोअर लिमिट क्या हुआ T1, अपर लिमिट क्या हुआ T2। तो अब पहले अपर लिमिट रखेंगे ln T2 माइनस ln T1, ये वैल्यू मैं सेट यहाँ पर बता देता हूँ, ln T2 आएगा माइनस ln T1 आएगा, और एक फार्मूला मैंने बताया था ln m माइनस ln n इज इक्वल टू ln m अपान n T2 अपान T1, दिस ये फार्मूला। तो ये देखिए S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डेल्टा S इज इक्वल टू nCp, और क्या ln, और यहाँ पर क्या T2, और यहाँ पर क्या T1, ये ना डेल्टा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डेल्टा S इज इक्वल टू nCp ln T2 बाई T1। तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डेल्टा S इज इक्वल टू nCp ln T2 बाई T1। और देखिए, अगर इसी को आप LOG के टर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना,
डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1 इज इक्वल टू ln को LOG में चेंज कर दीजिए 2.303 NCP LOG log T2 अपान क्या T1। आप स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए। तो डेल्टा S इज इक्वल टू 2.303 NCP log T2 बाई T1। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो फार्मूले आपके सामने आए। और तीसरे नंबर पे हेडिंग डाल दीजिए आइसोकोरिक प्रोसेस। थर्ड नंबर पे हेडिंग डाल दीजिए आइसोकोरिक प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, एक ऐसा प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। हेडिंग डाल दीजिए आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस आइसोकोरिक कहलाता है इसका मतलब यह हुआ कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, मतलब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि हीट का dq एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू NCP/dt, उसी तरीके से एक फार्मूला मैंने आपको और बताया था dqv इज इक्वल टू NCV/dt। क्या? NCV/dt। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट हम जानते हैं कि dqv इज इक्वल टू NCV/dt। ओके। आल्सो चूंकि ds इज इक्वल टू dq रिवर्सिबल अपान t, तो यहाँ से dq रिवर्सिबल इज इक्वल टू TdS। ओके। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, तो ये बताइए dq रिवर्सिबल की वैल्यू है TdS को उठा के यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो TdS इज इक्वल टू NCV/dt। तो ds बराबर बोलिए, ds इज इक्वल टू NCV/dt अपान क्या t। ds इज इक्वल टू NCV/dt। अब देखिए मैं कर चुका हूँ, इसको सॉल्व कर चुका हूँ। अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ S1 से S2 तक, यहाँ टेम्परेचर T1 से T2 तक, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा मैं बता चुका हूँ यहाँ पर, ये देखिए ds का इंटीग्रेशन S1 लिमिट से S2 लिमिट डेल्टा S, तो ये वैल्यू हो गई S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डेल्टा S इज इक्वल टू NCV ln T2 और बाई T1। मैं बता चुका हूँ इसको ऑलरेडी। तो डेल्टा S इज इक्वल टू NCV ln T2 बाई T1। तो R करके यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 2.303 NCV LOG log T2 बाई T1। तो इस तरीके से आपने कई फार्मूले सीखे कि डेल्टा S इज इक्वल टू NCV log T2 बाई T1, डेल्टा S इज इक्वल टू NCP log T2 बाई T1। तो हम लोगों ने ये सीखा कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं, जो आइडियाबैटिक प्रोसेस हैं, जो आइसोकोरिक प्रोसेस हैं, इन सब के लिए हम चेंज इन एंट्रोपी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जब फेज चेंज हो, एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि जब अवस्था चेंज हो, सॉलिड कन्वर्ट हो लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो सॉलिड में, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। और इस पर मैंने देखा कि कई बार डायरेक्ट प्रश्न आए, डायरेक्ट। अगर वो फार्मूला आपको याद है तो आप सारी वैल्यूज रख करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन, एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन।
PHASE, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, TR एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए भाई केस 1 या नोट 1 लिख लीजिए। पहला ऐसा हमने केस लिया है कि जिसमें सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। नोट 1 सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अच्छा ये बताइए सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस का क्या नाम है? फ्यूजन। क्या है? फ्यूजन। तो इसके लिए चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे? डेल्टा एस एफ फ्यूजन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज इन फ्यूजन में अपान डेल्टा एस एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ अपान टी एफ। डेल्टा एस एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ अपान टी एफ। तो एक फार्मूला आपके सामने ये है। दूसरा फार्मूला लिक्विड चेंज इनटू वेपर। नोट 2 लिखिए। नोट 2 में लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर। लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर। लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वेपर में। लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। तो सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, इसको हम फ्यूजन कहेंगे। डेल्टा एस एफ इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ, जहाँ पर एंथैल्पी चेंज इन फ्यूजन, एंथैल्पी चेंज ENTHALPY, एंथैल्पी चेंज इन फ्यूजन, और ये क्या है? फ्यूजन टेम्परेचर, FUSION, फ्यूजन टेम्परेचर। ओके, लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे वेपराइजेशन। VAPOURISATION, ये वेपराइजेशन है। तो इसके लिए डेल्टा SV निकालेंगे, एंथैल्पी चेंज इन वेपराइजेशन। डेल्टा SV इज इक्वल टू डेल्टा HV अपान बॉइलिंग टेम्परेचर। डेल्टा SV इज इक्वल टू डेल्टा HV अपान TB, जहाँ पर डेल्टा HV क्या है? एंथैल्पी चेंज इन वेपराइजेशन, ENTHALPY, एंथैल्पी चेंज इन वेपराइजेशन, VAPOURISATION। और TB क्या है? TB है बॉइलिंग टेम्परेचर, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। बॉइलिंग टेम्परेचर, TEMPE। डेल्टा SV इज इक्वल टू डेल्टा HV अपान TB। तो इस तरीके से हम लोगों ने फेज ट्रांसफॉर्मेशन को भी पढ़ा कि अगर किसी भी सिस्टम में फेज ट्रांसफ़र हो रहा है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो हम फार्मूला लगाएंगे डेल्टा SF इज इक्वल टू डेल्टा HF अपान TF। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये दोनों, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में, तो डेल्टा SV इज इक्वल टू डेल्टा HV अपान TB होगा। और हेडिंग डाल दीजिए जो कि लास्ट हेडिंग होए, और उसका नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। हेडिंग डाल दीजिए गिब्स फ्री एनर्जी, GIBBS, गिब्स, FREENERGY, गिब्स फ्री एनर्जी। इसको जे विलियर्ड गिब्स ने दिया था। हेडिंग डाल दीजिए गिब्स फ्री एनर्जी। हेडिंग डालिए गिब्स फ्री एनर्जी, GIBB, गिब्स फ्री एनर्जी, ENERGY। इसको बताने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जे विलियर्ड, WILLIARD, गिब्स। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने गिब्स को डिफाइन किया, और इन्होंने बताया कि गिब्स फ्री एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी, G इज इक्वल टू H माइनस TS, यही गिब्स फ्री एनर्जी है। इसी को हम कहेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। और यहाँ पर ये एंथैल्पी है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर कोई बताने की बात नहीं है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यस एंट्रोपी, ENTROPY, S इज द एंट्रोपी, S इज द एंट्रोपी। G इज इक्वल टू H माइनस TS, G इज इक्वल टू H माइनस TS। तो G पर क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, H क्या है? एंथैल्पी, और T क्या है? टेम्परेचर, और S क्या है? एंट्रोपी, S क्या है? एंट्रोपी।
अगर लिखना चाहें, आपसे कभी इंटरव्यू देने गए तो फ्री एनर्जी की डिफिनीशन आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे कि फ्री एनर्जी इज ए मेजर ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन द सिस्टम विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन यूजफुल वर्क, विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन यूजफुल वर्क। तो लिख लीजिए कि फ्री एनर्जी इज ए मेजर ऑफ, लिखिए फ्री एनर्जी इज ए मेजर ऑफ, फ्री एनर्जी इज ए मेजर ऑफ एनर्जी, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी इज measure of energy, measure of energy involved in a system, involved in a system which is used, which is used to obtain, which is used to obtain यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क। तो देखिए भाई, विच इज ऑब्टेन यूजफुल वर्क अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर, यहां पर लिख लीजिए अंडर द कंडीशन ऑफ, अंडर द कंडीशन ऑफ, अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर and pressure, constant temperature and pressure. Free energy is a measure of energy involved in a system which is used to obtain useful work under the condition of constant temperature and pressure. constant temperature के अंडर में यूजफुल वर्क कितना होगा, किसी भी सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी विच इज इन्वॉल्व इन ए सिस्टम विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन यूजफुल वर्क, विच कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन यूजफुल वर्क एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज द फ्री एनर्जी। तो देखिए G इज इक्वल टू H माइनस TS। अगर यहीं पर कोई बच्चा कहे कि चेंज इन एंट्रोपी कैसे, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट कर लीजिए, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा भी चुका हूं कि डेल्टा G को लेते हुए आप कैसे बताएंगे कि कोई भी सिस्टम स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप हेडिंग डाल दीजिए छोटी सी, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया, SPONTANEITY, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग, रिगार्डिंग स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग डेल्टा G, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया रिगार्डिंग डेल्टा G। तो इसके 3 केस हम लोग लेंगे। पहले केस में अगर डेल्टा G की वैल्यू 0 तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अगर डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव हो गई तो स्पॉन्टेनियस। यही 3 बातें आपको याद रखना है। इफ़ ये नोट 1 है या केस 1, केस 1 इफ डेल्टा G इज इक्वल टू 0 तो हम कहेंगे कि वह सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, EQ UI LI BRI UM इक्विलिब्रियम। केस 2, केस 2, केस 2 यहाँ पे केस 1 था, केस 2 इफ डेल्टा G इज लेस देन 0 तो इसको हम कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन केस 3, केस 3, केस 3 इफ डेल्टा G इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा G इज लेस देन 0 तो ये स्पॉन्टेनियस, SPONTANEOS, ये स्पॉन्टेनियस है। और अगर डेल्टा G इज ग्रेटर देन 0 तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, SPONTANEOUS।
तो 3 नोट हैं, तीनों को याद रखना है, 3 केसेस हैं। पहले केस में अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरा केस ये है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो तो इसका मतलब लेस देन 0 का मतलब क्या, निगेटिव ना, निगेटिव, और इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, POSITIV। तो 3 केसेस हैं डेल्टा जी के रिगार्डिंग। तो इस तरीके से हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नई चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर को समाप्त करने से पहले हम आज इस लेक्चर को पुनः रिवाइज करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोगों की ये परंपरा रही है कि 10 मिनट हम रिवाइज ज़रूर करते हैं पूरे लेक्चर को। तो देखिए भाई, हम लोगों ने आज क्या क्या रिवाइज किया, क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि आज स्टार्टिंग में हम लोगों ने कहा कि सेकेंड लॉ की आवश्यकता क्या पड़ी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ सेकेंड लॉ। तो आपने कहा कि फर्स्ट लॉ डायरेक्शन ऑफ फ्लो को नहीं बता पाया, किस दिशा में, मतलब कि अगर ये कोई वाटर का एक वेजल है, इसमें वाटर भरा हुआ है और यहाँ पर हमने क्या भरा है, आइस, क्या भरा है, आइस। तो आइस को जब हमने वाटर में डाला तो हीट का फ्लो किधर से किधर होगा, आइस हीट देगा वाटर को कि वाटर देगा आइस को। डायरेक्शन को नहीं बता पाया कौन, फर्स्ट लॉ। तो इसको बताने के लिए कौन आया, इसको बताने के लिए आया सेकेंड लॉ। इसको बताने के लिए कौन आया, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ने क्या बताया, सेकेंड लॉ ने ये बताया कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगा, लेकिन किसकी मदद लेते हुए, एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को मदद लेते हुए। फिर हम लोगों ने ये बताया कि हमारे ब्रह्मांड में 2 चीज़ें हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम वो होता है जिस पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, सराउंडिंग उसके पास का एरिया जिससे वो हीट और मैटर को एक्सचेंज कर सके। तो मैंने आपको कहा कि डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को जोड़ दें तो वही डेल्टा एस यूनिवर्स होता है। मैंने बताया कि जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं उन, या जो यूनिवर्स होता है उसके लिए डेल्टा यूनिवर्स ग्रेटर देन 0, मतलब जो नेचुरल प्रोसेस हैं, जो इरिवर्सिबल हैं, जो स्पॉन्टेनियस है, उनकी एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई प्रोसेस डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस है, उसके लिए डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 होगा। फिर मैंने आपको बताया एंट्रोपी की यूनिट, मैंने बताया Q रिवर्सिबल अपॉन T, और ये सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट भी है। तो Q यूनिट जूल और इसका केल्विन, तो ये JK-1। आप मोल अगर 1 मोल का ले रहे हैं तो मोल पर मोल हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। फिर हमने आपको बताया कि मैंने बताया एंट्रोपी से रिलेटेड रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम। 2 बातें बताई कि ये एक्सटेंसिव है एंट्रोपी, दूसरे नंबर पे ये स्टेट फंक्शन है। 2 बातें याद रखिएगा, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, मतलब ये स्टेट पर डिपेंड कर, एक्सटेंसिव और स्टेट। फिर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज कितना होगा। तो मैंने आइसोथर्मल के लिए डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या बताया, 2nRT ln V2 अपॉन V1, यही बताया ना। फिर मैंने आइडियाबेटिक के लिए बताया, ये आइसोथर्मल के लिए था, आइडियाबेटिक के लिए डेल्टा एस आइडियाबेटिक 0। फिर मैंने बताया डेल्टा एस साइक्लिक के लिए 0। फिर मैंने बताया डेल्टा एस इज इक्वल टू NCP log T2 अपॉन T1। आइसोकोरिक और आइसोबेरिक के लिए मैंने बताया कि डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCV log T2 अपॉन T1 आइसोकोरिक के लिए। आइसोबेरिक के लिए डेल्टा एस इज इक्वल टू NCP log T2 अपॉन T1। इस तरीके से फिर मैंने गिब्स फ्री एनर्जी बताया। मैंने बताया कि अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा हो, लिक्विड में, तो डेल्टा SF इज इक्वल टू डेल्टा HF अपॉन TF। और अगर लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में तो डेल्टा SV वेपराइजेशन, डेल्टा HV वेपराइजेशन अपॉन TB। ओके, फिर आप बताइए इसके बाद मैंने बताया गिब्स फ्री एनर्जी G इज इक्वल टू H माइनस TS या डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। फिर मैंने क्या बताया कि अगर डेल्टा G की वैल्यू 0 हो जाए, डेल्टा G की वैल्यू 0 हो जाए
तो ये वैल्यू इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं थर्मोडायनेमिक्स के इस लेक्चर को जो 4-5 दिनों से चल रहा था उसको फिनिश करता हूँ। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा, प्रश्न करिएगा जहाँ से भी पाइएगा, नीट के, जेई के और पुराने पेपर्स करिएगा और डिफरेंट जगहों से जहाँ भी केमिस्ट्री के पेपर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से मिले उसको सॉल्व करिएगा। क्योंकि जब कोई भी विद्यार्थी प्रैक्टिस करता, अभ्यास करता है तो उसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, उसमें फास्टनेस तेज़ी आती है। तो परिश्रम करिए, सारे लेक्चर को लिख के पढ़िए, क्योंकि बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, श्रमम बिना न किमपि साध्यम, बिना श्रम के कुछ भी साध्य नहीं है। तो किसी भी चीज़ को गेन करने के लिए, किसी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको दिन और रात पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा, नमस्कार।